तुझसे पूछूं एक सवाल, हाल क्या है तेरे दिल का हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने चर्चा की हुई थी आरबीआई को लेकर के। और आरबीआई के बारे में दोस्तों कुछ मैंने बेसिक आपको पॉइंट बताए हुए थे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरबीआई के कार्य को लेकर के। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी, पिछली क्लास, तो पहले दोस्तों आप लोग वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर दोस्तों आपको आनंद आएगा अगली क्लास देखने में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा आरबीआई के प्रमुख कार्य, आरबीआई के प्रमुख कार्य को लेकर के। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग पिछली दोस्तों क्लास देख लीजिए, तभी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आरबीआई के प्रमुख कार्य। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि क्लास में दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग हेडिंग यहाँ पर लगा लेते हैं, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के हम लोग कार्य हेडिंग लगा लेते हैं। और पहला दोस्तों हम लोग कार्य की बात करें कि आरबीआई का दोस्तों कार्य क्या क्या रहता है, तो सबसे पहला जो आरबीआई का दोस्तों कार्य है वो आपको भी दोस्तों पता होगा। आरबीआई 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़ करके अन्य सभी नोटों का दोस्तों क्या करता है, निर्गमन करता है। निर्गमन करता है मतलब छापता है दोस्तों। ठीक है ना इसका। तो यहाँ पर दोस्तों आरबीआई का जो पहला दोस्तों कार्य है वो क्या है, आरबीआई 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर, छोटे सिक्कों, और दोस्तों उन सिक्कों की बात करें वो सिक्के कौन है, 1, 2, 5। छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी नोटों और सिक्कों का, सभी नोटों और सिक्कों का, नोटों और सिक्कों का, नोटों और सिक्कों का निर्गमन, सिक्कों का निर्गमन करता होता है, निर्गमन करता होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग पहले कार्य की बात करें, जो आरबीआई है दोस्तों, एक तो 1 रुपए का नोट और छोटे सिक्के जैसे 1, 2, इन सभी नोटों को छोड़ करके और जितने भी नोट या सिक्के हैं ये सभी के सभी कौन दोस्तों निर्गमन करता है, आरबीआई निर्गमन करता है, आरबीआई निर्गमन करता है। ठीक है दोस्तों। आरबीआई के द्वारा दोस्तों छापे जाते हैं। ठीक, इन्हीं का निर्गमन दोस्तों कौन, आरबीआई करता है। ठीक है ना। तो पहला दोस्तों कार्य यही कि आरबीआई 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी नोटों और सिक्कों का निर्गमन करता होता है। ठीक है दोस्तों। तो पहला तो ये कार्य हो गया। दूसरा अगर इसी में दोस्तों हम लोग अगर और आगे बात करें तो जरा देखिएगा वो दोस्तों आगे क्या रहेगा। यहाँ पर दोस्तों एक मुख्य पॉइंट बात करें, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर। ठीक है दोस्तों, मुख्य बात देखना जरा। 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट सरकार द्वारा, 1 रुपए के नोट सरकार द्वारा, सरकार द्वारा
वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता। वित्त मंत्रालय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता। वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता है। माध्यम से जारी होता है। जारी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जरा देखिएगा, वित्त मंत्रालय के माध्यम से। ठीक, तो इसका मतलब आरबीआई जो है दोस्तों, वो 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों मतलब 2 और 5, इन सभी को छोड़ करके आरबीआई अन्य सभी नोटों और सिक्कों का निर्गमन करता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों 1 रुपए की नोट की बात करें तो दोस्तों कौन जारी करता? वित्त मंत्रालय के माध्यम से दोस्तों, क्या वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता है। ठीक दोस्तों, तो 1 रुपए के नोट सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता है। दोस्तों विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों इसमें एक खास बात और पूछी जाती है, 1 रुपए के नोट पर 1 रुपए के नोट पर 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला दोस्तों आरबीआई का जो कार्य था वो दोस्तों हमारा ये था। ठीक, तो अच्छे से दोस्तों देखिएगा, पहला क्या कार्य था? आरबीआई 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर, ठीक है, मतलब कि 1, 2 और 5 को छोड़कर सभी नोटों और सिक्कों का निर्गमन करता है। और दोस्तों जो 1 रुपए का नोट है ये सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता है। और 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों पहला जो आरबीआई का ये कार्य है, ये दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, आरबीआई 1 रुपए के नोट और छोटे सिक्कों को छोड़ करके अन्य सभी नोटों और सिक्कों का क्या करता है? निर्गमन करता है, निर्गमन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों दूसरे, अगर हम लोग दूसरे आरबीआई के दूसरे नंबर की कार्य की बात करें तो जरा दोस्तों देखिएगा दूसरा कार्य क्या होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों क्या रहेगा? आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आरबीआई का क्या दूसरा कार्य हो गया। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो कार्य है आपने देख लिया, दूसरा क्या कार्य है? आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है। अगर दोस्तों इसके ऊपर नोटों की अगर बात की जाए तो आरबीआई दोस्तों जारी करेगा, लेकिन आरबीआई अधिनियम जो 1934 दोस्तों मैंने पहली क्लास में बताया था, उसकी धारा 22 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चाहो तो आप यहाँ पर आगे लिख सकते हो, इसके ऊपर के नोटों को जारी करने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर के नोटों को जारी करने के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 में संशोधन करना पड़ेगा। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 22 में संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन। तो ये दोस्तों अगर आगे लिखना चाहो तो ये पॉइंट लिख लेना जो मैं बोल गया हूं। ठीक, तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने आरबीआई के 2 कार्य देखे, जिनमें से एक ये और दूसरा ये अधिकतम
इतने तक जारी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आरबीआई का अगला कार्य अगर देखें तो जरा दोस्तों समझना आप लोग आरबीआई का अगला कार्य दोस्तों क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझने का प्रयत्न करना। दो कार्य अभी तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिए, अब हम लोग अगले कार्य पर बात करते हैं। इसका दोस्तों अगला कार्य क्या रहेगा, आरबीआई नोटों को जारी करने के लिए, नोटों को जारी करने के लिए आरबीआई नोटों को जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुद्दा ये उठा कि न्यूनतम रिजर्व प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक, तो आरबीआई दोस्तों नोटों को जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है। इसका दोस्तों मतलब ये हुआ, इसके अंतर्गत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए रिजर्व के रूप में रखता है, 200 करोड़ रुपए रिजर्व के रूप में रखता है, और इन 200 अपने पास, और इन 200 करोड़ में दोस्तों प्रावधान जो किया गया है वो दोस्तों है कि 115 करोड़ सोने के रूप में और शेष विदेशी मुद्राओं के रूप में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कोष का मतलब दोस्तों क्या है, आरबीआई अपने पास दोस्तों 200 करोड़ रुपए रखता है, और इन 200 करोड़ का दोस्तों जो आंकड़ा है वो दोस्तों क्या है, 115 करोड़ सोने के रूप में, सोना यानी गोल्ड, सोने के रूप में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 115 करोड़ सोने के रूप में, और इसके बाद दोस्तों जो बच जाएगा शेष आपका रहेगा वो दोस्तों शेष क्या होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। यानी आरबीआई अपने पास दोस्तों 200 करोड़ का रिजर्व रखता है, और इस 200 करोड़ में से दोस्तों 115 करोड़ सोने के रूप में होना चाहिए, और दोस्तों शेष जो है वो विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में होना चाहिए। इसी प्रणाली को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। ठीक, ये लिखा हुआ दोस्तों न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग चौथे अगर पॉइंट की बात करें आरबीआई के कार्य में, चौथा दोस्तों जो पॉइंट है दोस्तों जरा देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई को सरकार का बैंकर कहा जाता है, सरकार का बैंकर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सरकार का बैंकर किसको कहा जाता है दोस्तों, आरबीआई को कहा जाता है। ये दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट यानी आरबीआई का कार्य है। अब दोस्तों मुद्दा ये उठा कि आरबीआई को सरकार का बैंकर हम लोग क्यों कहते हैं। तो दोस्तों बैंकर की बात करें तो अपने यहाँ की जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोस्तों, ये दोनों ही आरबीआई से ऋण लेती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आरबीआई से ऋण लेती हैं, लेकिन केंद्र सरकार आरबीआई से उधार लेने के लिए दोस्तों ट्रेजरी बिल का प्रयोग करता है। ठीक, ट्रेजरी बिल या जिसे हिंदी में दोस्तों हम लोग कोष पत्र कहते हैं, ट्रेजरी बिल या हिंदी में कोष पत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीआई केंद्र सरकार आरबीआई से उधार लेने के लिए कोष पत्र का प्रयोग करता है, जिसे दोस्तों हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं। वहीं राज्य सरकार आरबीआई से उधार लेने के लिए दोस्तों प्रतिभूति का प्रयोग करता है। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों ही आरबीआई से केवल
अल्पकालिक ऋण ले सकते हैं। अल्पकालिक दोस्तों यानी कि थोड़े समय के लिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जरा इस चौथे पॉइंट को समझना। आरबीआई को सरकार का बैंकर कहा जाता है क्योंकि, जरा देखिएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार आरबीआई से ऋण लेती है। केंद्र आरबीआई से ऋण लेने के लिए, केंद्र आरबीआई से ऋण के लिए कोष पत्र, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोष पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडरी बिल, कोष पत्र। तो दोस्तों केंद्र आरबीआई से ऋण लेने के लिए कोष पत्र को आरबीआई के पास गिरवी रखती है। कोष पत्र को आरबीआई के पास गिरवी रखती है। ठीक है दोस्तों। जबकि राज्य सरकार प्रतिभूति का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार प्रतिभूति का प्रयोग करती है, जबकि राज्य सरकार प्रतिभूति का प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा आरबीआई का चौथा पॉइंट हो गया। अभी दोस्तों हम लोग दोनों समझेंगे, कोष पत्र किसे कहते हैं और प्रतिभूति किसे कहते हैं। दोनों दोस्तों हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो पहले चौथा पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई को सरकार का बैंकर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही दोस्तों ऋण आरबीआई से लेते हैं। बस अंतर क्या है दोस्तों, केंद्र जो सरकार होती है वो आरबीआई से ऋण लेने के लिए कोष पत्र को गिरवी रखती है। ठीक, वहीं राज्य सरकार आरबीआई से ऋण दोस्तों प्रतिभूति के द्वारा लेती है। प्रतिभूति दोस्तों एक लेन देन का पत्र होता है, उसी को हम लोग दोस्तों क्या प्रतिभूति कहते हैं। ठीक, तो चौथा दोस्तों हमारा यही पॉइंट था, प्रतिभूति वाला। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चौथा हमारा ये दोस्तों आरबीआई का कार्य था। तो आरबीआई को सरकार का बैंकर कहा जाता है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार आरबीआई से ऋण लेती हैं। केंद्र आरबीआई से ऋण लेने के लिए कोष पत्र को गिरवी रखते हैं, जबकि राज्य सरकार प्रतिभूति का प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों। तो चौथा दोस्तों हमारा आरबीआई का ये कार्य था। अब दोस्तों हम लोग मेन जो मुद्दा, एक तो दोस्तों ये देखेंगे कोष पत्र किसे कहते हैं और दूसरा दोस्तों प्रतिभूति किसे कहते हैं। मेन इसको दोस्तों हम लोगों को समझना है, क्योंकि चौथे वाला कार्य में कोष पत्र और प्रतिभूति दो वर्ड आए हुए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कोष पत्र और प्रतिभूति किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कोष पत्र और प्रतिभूति किसे कहते हैं। क्योंकि अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था ना चौथे वाले कार्य में कि केंद्र सरकार दोस्तों ऋण लेने के लिए कोष पत्र आरबीआई के पास गिरवी रखती है और राज्य सरकार प्रतिभूति का प्रयोग करती है। तो अब दोस्तों ये टर्म हम लोग समझ लेते हैं किसे कहते हैं। इस कोष पत्र की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सबसे पहला इसमें क्या पॉइंट है, यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। केवल आरबीआई से
आरबीआई से उधार लेने के लिए उधार लेने के लिए उधार लेने के लिए उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोष पत्र दोस्तों कुछ नहीं, एक प्रकार का दोस्तों साधन होता है। ठीक, इस साधन के तहत जो केंद्र सरकार है दोस्तों वो आरबीआई से ऋण लेती है। एक पत्र होता है और वहीं पर गिरवी रख दिया जाता है दोस्तों, और जो केंद्र सरकार आरबीआई से ऋण लेती है इसी को दोस्तों हम लोग कोष पत्र या ट्रेडरी बिल भी कहते हैं। ट्रेडरी बिल, इसी को दोस्तों हम लोग कोष पत्र या ट्रेडरी बिल भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो कोष पत्र होते हैं इनकी अगर बात करें तो ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कोष पत्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वो दोस्तों 3 प्रकार कौन होते हैं? पहला तो है 91 दिन के लिए दोस्तों, पहला होता है 91 दिन के लिए। दूसरा दोस्तों बात करें 182 दिन के लिए, और तीसरा दोस्तों बात करें तो रहेगा दोस्तों 364 दिन के लिए, 364। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडरी बिल या कोष पत्र कहते हैं, जिसके द्वारा दोस्तों केंद्र सरकार आरबीआई से क्या लेती है? उधार लेती है, उधार लेती है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रतिभूति किसे कहते हैं। इस दोस्तों प्रतिभूति की अगर हम लोग बात करें तो जरा आप लोग अच्छे से समझिए। वह प्रपत्र होता है जो लेन देन के माध्यम में प्रयोग होता है। वह प्रपत्र होता है, वह प्रपत्र होता है जो लेन देन के माध्यम में प्रयोग होता है, लेन देन के माध्यम में प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिभूति कहते हैं। यह एक प्रकार का दोस्तों प्रपत्र होता है कागज की तरीके से, और इसका प्रयोग दोस्तों लेन देन के माध्यम में किया जाता है। और दोस्तों उधार लेने के लिए गारंटी के रूप में दिया जाए। उधार लेने वाला प्रतिभूति जारी करता है दोस्तों, जो व्यक्ति उधार लेगा वो प्रतिभूति जारी करेगा। ठीक, और देने वाला दोस्तों क्या? गारंटी के रूप में अपने पास रखवाता है। ठीक, यानी जैसे मैंने उधार लिया तो हम दोस्तों प्रतिभूति को जारी करेंगे, और मैं आपसे उधार ले रहा हूं तो वो हमारी जारी हुई प्रतिभूति को कहेगा रखवा के मेरे पास गारंटी के रूप में। जैसे दोस्तों मार्केट में जाते हो, उधार हमें चाहिए तो हम लोग चैन लेकर जाते हैं, तो हमने वो प्रतिभूति जारी कर दी, ये लो चैन रखो, और वो उसकी गारंटी हो गई सुनार, वो गारंटी के रूप में चैन को रख लेगा। सेम वही दोस्तों सिस्टम है प्रतिभूति। उधार लेने वाला दोस्तों प्रतिभूति जारी करता है और देने वाला गारंटी के रूप में अपने पास रखता है, प्रतिभूति को रखता है। और ये दोस्तों एक लेन देन का बस माध्यम होता है, इसी को दोस्तों हम लोग प्रतिभूति कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रतिभूति की बात करें दोस्तों तो ये 2 प्रकार की होती है। प्रतिभूति 2 प्रकार की होती है। प्रतिभूति 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो दोस्तों आपकी होती है अल्पकालिक, और दूसरी दोस्तों होती है दीर्घकालिक। अल्पकालिक, दीर्घकालिक। अल्पकालिक 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम, और दीर्घकालिक दोस्तों 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए दोस्तों कोष और कोष पत्र यानी ट्रेडरी बिल, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे कैसे केंद्र राज्य सरकारें इन्हीं प्रतिभूति का प्रयोग करती हैं। कभी अल्पकालिक ऋण लेती है, दीर्घ दोस्तों ठीक जैसा जरूरत पड़ता है। इसी को दोस्तों हम लोग
कोष पत्र या प्रतिभूति कहते हैं, कोष पत्र या प्रतिभूति कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? देख लीजिए दोस्तों, यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है केवल आरबीआई से उधार लेने के लिए। और ये 3 प्रकार होते हैं इधर, लेन देन, उधार देने वाला व्यक्ति दोस्तों प्रतिभूति, लेने वाला व्यक्ति प्रतिभूति जारी करता है और देने वाला इसे अपने पास गारंटी के रूप में रखवाता है। इसी को दोस्तों हम लोग प्रतिभूति कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आरबीआई के अगले कार्य को लेकर बात करें 5वें नंबर। पांचवें दोस्तों हम लोग आरबीआई की कार्य की बात करें तो जरा इसे भी समझ लेते हैं दोस्तों। 5वां क्या कार्य है? आरबीआई देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। मौद्रिक नीति का निर्माण। आरबीआई देश में मौद्रिक नीति का दोस्तों क्या करती है? मौद्रिक नीति का निर्माण। आरबीआई देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। इसकी समीक्षा वर्ष में 6 बार की जाती है। ठीक है दोस्तों? तो आरबीआई दोस्तों जो है वो दोस्तों मौद्रिक नीति का निर्माण करता है और इस नीति की समीक्षा दोस्तों वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों? आरबीआई मौद्रिक नीति। अब दोस्तों मुद्दा ये उठा कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? तो मौद्रिक नीति दोस्तों 2 प्रकार की होती है, मैंने मुद्रास्फीति में भी पढ़वाया है। मौद्रिक नीति की दोस्तों अगर हम लोग बात करें मौद्रिक नीति, तो दोस्तों इस नीति के तहत आरबीआई 2 प्रकार की नीति को अपनाता है। मतलब क्या करता है? सस्ती नीति और दोस्तों महंगी नीति। सस्ती नीति और दोस्तों महंगी नीति। ठीक है दोस्तों? सस्ती नीति और महंगी नीति। मौद्रिक नीति की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सस्ती और महंगी नीति। अब सस्ती दोस्तों मौद्रिक नीति किसे कहते हैं? कि यानी कि जब आरबीआई ब्याज दर में कमी करे, जब आरबीआई ब्याज दर में कमी करता है। ठीक है दोस्तों? कमी करता है। अच्छे से दोस्तों समझना, अच्छे से फिर से दोस्तों सुन लेना और लिखना कैसे है। जब आरबीआई ब्याज दर में कमी करता है तो इसे सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। जब आरबीआई ब्याज दर में कमी करता है तो इसे सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं। और जब आरबीआई ब्याज दर में बढ़ोतरी करता है यानी ब्याज दरों को बढ़ाता है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग इस नीति को क्या कहते हैं? महंगी मौद्रिक नीति। महंगी मौद्रिक नीति। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। तो मौद्रिक नीति दोस्तों कुछ नहीं है, बस आरबीआई दोस्तों कभी ब्याज को बढ़ाता है और कभी कम करता है। तो जब ब्याज दरों में वृद्धि करेगा दोस्तों तो उसे सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं, और जब ब्याज दर में दोस्तों बढ़ोतरी करेगा या बढ़ाएगा तो उसे दोस्तों हम लोग क्या? महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। तो दोस्तों 5वां ये आपका आरबीआई का कार्य हो गया। तो आप दोस्तों अच्छे से समझना। इसके बाद दोस्तों 6वें नंबर के कार्य की अगर बात करें तो आरबीआई समाशोधन गृह का कार्य करता है।
समाशोधन गृह का कार्य करता है। इसके अंतर्गत आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि जारी किए गए चेक का भुगतान एक निश्चित समय में हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, यानी आरबीआई समाशोधन गृह का कार्य करता है। समाशोधन का मतलब दोस्तों आरबीआई ये निश्चित करेगा जो भी चेक जारी किए जाते हैं क्या इनका भुगतान दोस्तों एक निश्चित समय सीमा में हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। इन सभी समस्याओं का दोस्तों कौन समाशोधन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई तो आरबीआई दोस्तों समाशोधन गृह का कार्य करता है और यह जारी करता है कि जारी किए गए चेक दोस्तों हैं इनका भुगतान एक निश्चित समय में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही दोस्तों लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि जारी किए गए चेक का भुगतान एक निश्चित समय में हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आरबीआई का दोस्तों क्या था, छठवें नंबर का कार्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे और बात करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अब आरबीआई के 7वें नंबर के कार्य को देखते हैं। ये दोस्तों कार्य क्या है 7वें नंबर का, तो दोस्तों हम लोग बात करें आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी दोस्तों विदेशी मुद्राएं होती है, विदेशी मुद्रा जो भंडार होता है विदेशों वाली मुद्रा, उनका दोस्तों संरक्षक कौन माना जाता है, आरबीआई माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग 8वें नंबर की अगर कार्य की बात करें तो 8वां दोस्तों क्या कार्य है जरा सुनिएगा। किसी भी नए बैंकों का सृजन पुराने बैंकों का समापन बैंकों के विलय का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यानी भी कोई भी दोस्तों नई बैंक है, इसका अगर सृजन करना है दोस्तों, खोलनी है तो आरबीआई की अनुमति लेनी पड़ेगी। पुराने बैंक का समाप्त करना है आरबीआई के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पुराने जितने बैंकों का अगर विलय करना है तो आरबीआई की अनुमति आवश्यक है। आपने सुना होगा इसका
इस बैंक का विलय उसमें कर दिया गया, उस बैंक का उसमें कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यानी किसी भी नए बैंकों का सृजन, पुराने बैंकों का समापन, बैंकों के विलय, ठीक है दोस्तों, बैंकों के विलय का कार्य करता है, बैंकों के विलय का कार्य करता है। यदि 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 विदेश यदि विदेशों में शाखा विस्तार करनी है, शाखा विस्तार, विदेशों में शाखा विस्तार के लिए आरबीआई की अनुमति आवश्यक है, आरबीआई की अनुमति आवश्यक है, आरबीआई की अनुमति आवश्यक है। दोस्तों आवश्यक गलत लिख गया इसलिए मैं रब कर रहा हूँ, अनुमति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सुनिएगा मतलब क्या हुआ। किसी नए बैंक का सृजन, नया बैंक दोस्तों, ठीक, पुराने बैंकों का समापन, बैंकों का विलय, ठीक, और अपने देश में दोस्तों कोई भी शाखा खोलनी हो, ठीक, तो ये जितने भी दोस्तों कार्य हैं आपको आरबीआई की अनुमति लेना आवश्यक है, और बगैर आरबीआई की अनुमति के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन एक दोस्तों कंडीशन क्या है, अगर दोस्तों अपने ही देश में किसी बैंक को दोस्तों अगर खोलना है अपने ही देश में, तो फिर दोस्तों किसी बैंक का विस्तार करना है तो दोस्तों फिर आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई भारत का बैंक, ठीक, जैसे कोई दोस्तों बैंक है, मान लेते हैं कोई एसबीआई है, भारत का है बैंक, और ये दोस्तों बैंक ये करना चाह रहा कि अपनी शाखा और कहीं पर भारत में ही खोलना चाह रहा, तो दोस्तों आरबीआई की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों कोई बैंक विदेशों में अगर शाखा दोस्तों विस्तारित करना चाह रहा तो आरबीआई की अनुमति आवश्यक है, आरबीआई की अनुमति आवश्यक है। और किसी दोस्तों यही सब देखो लिखा हुआ है, किसी भी नए बैंकों का सृजन आरबीआई की अनुमति के लेनी होगी, पुराने बैंकों का दोस्तों समापन, बैंकों के विलय आदि संबंधी कार्य दोस्तों किसके द्वारा, आरबीआई के तहत दोस्तों किए जाते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी भारत का बैंक विदेश में दोस्तों अगर शाखा खोल रहा है तो आरबीआई के दोस्तों क्या अनुमति लेना आवश्यक है, आवश्यक है। और दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन माना जाता है, आरबीआई माना जाता है, आरबीआई माना जाता है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने आरबीआई के दोस्तों कार्य देख लिए हुए हैं। हम लोगों ने कार्य क्या देखे, आरबीआई समाशोधन गृह का कार्य करता है, सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है दोस्तों, और 1 या 2 रुपए के नोटों को, सिक्कों को जारी, इनको मतलब जारी नहीं करता, अर्थात इनको छोड़ करके अन्य सभी दोस्तों नोटों और सिक्कों का निर्गमन कौन, आरबीआई करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्य थे, तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताए। कल की दोस्तों हम लोग क्लास में देखेंगे नोट छापने के दोस्तों केंद्र कहाँ कहाँ पर है, और किस नोट पर कौन कौन से प्रतीक चिन्ह बने होते हैं, इनका रंग कैसा होता है, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों अगर आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई हो तो आप लोग दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से दोस्तों पढ़ते रहिए, और इस इकोनॉमिक्स का दोस्तों एक एक बिंदु दोस्तों मैं डिस्कशन करूंगा, और जो कुछ बच जाएगा वो दोस्तों मैं विभिन्न में बिल्कुल आखिरी में कंप्लीट कर दूंगा, ताकि कुछ भी दोस्तों छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।